once again. Hello student, today we take new chapter इंटीग्रेशन। तो चूँकि हम कंटिन्यूटी पढ़ा चुके हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसके बाद अब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन तो आपको पता है, जब डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन माना जाता है ना। तो इसके भी जिस तरह डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं, उसी तरह इंटीग्रेशन के भी कुछ फार्मूले होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए आपको यहाँ फार्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, याद ही रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन की एक खास बात ये होती है, डिफरेंशिएशन में तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेते हैं लगातार, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फार्मूला यूज करने का एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि जो फार्मूला या फॉर्मेट बताए गए हैं इंटीग्रेशन के, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को नहीं लाएंगे, तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ cos x का इंटीग्रेशन sin x लिखें, मान लीजिए हम cos स्क्वायर x लिख दें, तो आप cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसे जो भी यहाँ फार्मूले लिखे गए हैं उसको किसी न किसी इंटीग्रेशन फॉर्म में जिस वैल्यू का इंटीग्रेशन हो रहा है उस फॉर्म में cos स्क्वायर x को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक cos स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फार्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में बसे होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका दिमाग तुरंत काम करने लगे कि यहाँ पे ऐसे हम करेंगे तो ऐसा आंसर इसका आएगा, है ना। जैसे अब यहाँ cos x के लिए दिया है तो माने cos x के लिए दिया है ना। cos x यहाँ लीनियर फॉर्म में है, इसकी पावर नहीं लगी हुई, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। मतलब ये कि cos x लीनियर में है तो इंटीग्रेशन होगा, यदि पावर लगी है तो उसको आप कन्वर्ट कीजिए किसी न किसी फॉर्म में, माने वो लीनियर बन जाए। माने cos स्क्वायर x को इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए वो लीनियर फॉर्म में आ जाए, लीनियर आ गया तो इंटीग्रेशन होगा। तो इसी तरह साइन, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर x का 10x लिखा, माने सेक, अब यदि सेक x दे दे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसको आपको किसी न किसी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जिसका इंटीग्रेशन होता हो। तो यही मेन इसकी खास बात है कि जो फॉर्मेट दिया गया है, ये जो फार्मूले दिए गए हैं, तो उसी फॉर्मेट के एक अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए ये इंटीग्रेशन फार्मूले हैं, और ये इंटीग्रेशन जो फार्मूले हैं इसी के अंतर्गत पूरा इंटीग्रेशन चलता है। तो ये तो फार्मूले लिख दिए हैं, आपके बुक में भी ये स्पष्ट तौर पे लिखे गए हैं। हम अपनी ओर से कलेक्ट किए हैं कुछ, क्योंकि किताब में कोई फार्मूले का पार्ट इधर दिया है, कोई इधर दिया है। मेन फार्मूले हम पूरे यहाँ लिख दिए हैं, कुछ स्पेशल फार्मूले और बचे हैं, तो जब वो चैप्टर लेंगे, पावर नहीं है, 5-6 तो हैं और वो भी इस टाइप के हैं वो, तो उनको जब हम क्वेश्चन लेंगे, उनको इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसको पार्शियल फॉर्म में तोड़वाना है और फिर फार्मूले लगाना है, तो उसके लिए थोड़ी स्पेशल चीज़ें हैं, इसलिए उसको हम यहाँ नहीं लिए हैं। तो ये इंटीग्रेशन के पूरे फार्मूले हम लिख दिए हैं, कुछ स्पेशल चीज़ों को छोड़ के, बहुत कम है स्पेशल चीज़ें, 5-6 हैं। तो आप इनको या तो बुक से नोट कर लीजिएगा या तो हम यहाँ जो बताए हैं उससे आप देख लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, है ना। शुरू में ही आपको हम बताए हैं कि इनवर्स जो है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है ना। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये इसकी डेफिनेशन, और ये इसके फार्मूले हैं।
यदि कोई मान लीजिए x की पावर n में दिया है तो x की पावर n dx की वैल्यू, जैसे हम डिफरेंशिएशन में x की पावर 3 दिए तो 3x स्क्वायर लिख देते थे, माने एक पावर कम करते थे। यहाँ पावर बढ़ेगी और जितनी पावर बढ़ेगी उतनी नीचे हो जाएगी, माने इस तरह से, है ना। देख आप बुक में जब देखेंगे तो जो इंटीग्रेशन साइन है, जब इंटीग्रेट किया जाता है क्वेश्चन तो एक कांस्टेंट नंबर यहाँ ले लिया जाता है c, है ना। तो यदि हम c नहीं भी लिखे हैं तो c ऑलरेडी माना जाएगा। ओके, तो जितने भी फार्मूले हैं तो आप चाहे इस पे प्लस c करते जाइए या नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के फार्मूले हुए। अब अब इसके बाद आपको कुछ जो क्वेश्चन है, तो चूंकि हमको इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाना है तो कुछ एग्जांपल भी आज हम बताएंगे। चैप्टर आज मेन हम नहीं शुरू करेंगे, एग्जांपल समझाएंगे कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, नॉर्मल क्वेश्चन किस किस तरह के होते हैं। उसको आप यदि एक बार समझ लेंगे तो आपको ऑल ओवर पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये फार्मूले थे आपके। और एक चीज़ और बताएं, जो ये फार्मूले इधर इस पार्ट में यहाँ लिखे हैं हम, ये आप यदि आप एमपी बोर्ड के परीक्षा दे रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई मैच द फॉलोइंग में भी आता है, 1 या 2 या 3 भी आ जाते, कभी कभी पूरे आ जाते। तो इन इंटीग्रेशन के फार्मूले से बेनिफिट और है कि आपको मैच द फॉलोइंग भी इससे बन जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन माने नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको इन क्वेश्चन फार्मूलों को थोड़ा समझाएंगे। तो ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि इंटीग्रेशन सीधे सीधे आपको मिले, है ना, क्योंकि अपने 12th की मैथ में रिलेशन फंक्शन के बाद जो डिफ़िकल्ट चैप्टरों में माना जाता है वो इंटीग्रेशन माना जाता है इसको। तो इंटीग्रेशन भी एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसलिए इसकी हर चीज़ शुरू में ही बारीकी से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज उठाना चाहिए, है ना। अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए कि एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक गई है और किस तरह से उसमें क्वेश्चन हैं और किस तरह के उसमें फॉर्मेट लगाए गए हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको इंटीग्रेशन में क्या है कि इंटीग्रेशन तो आप यदि फॉर्मेट में ले आ लिए हैं फार्मूले के तो भी हो जाता है, वो तो सॉल्व होगा ही। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो फॉर्मेट में होते हुए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, है ना, उसको सॉल्व करना उबाऊ हो जाता है। या जो क्वेश्चन 3 लाइन में सॉल्व हो सकता है वो आपको 1.5 से 2 पन्ने में सॉल्व होता है, इस तरह भी कंडीशन आती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है, माने कि उसकी जगह आप कुछ ना कुछ सपोज कर लीजिए। जैसे आप लोगों का अधिकांश टी सपोज कर लेते हैं, तो उसमें कुछ टिक यहाँ बताई गई है। यदि इस फॉर्मेट के कोई क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बीच में इस तरह से, तो आप उसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, है ना। जैसे इस फॉर्म में मिला तो उसको आप सपोज करके x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा सपोज कर सकते हैं, है ना। इन्वर्स में भी ये आपको काम आएगा। a स्क्वायर मतलब यहाँ आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है, a कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो अब समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो 2 sin थीटा आप सपोज करेंगे इस तरह से। तो a एक कांस्टेंट नंबर है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। तो यदि इस तरह की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहीं मिलती है, यदि इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आप देखेंगे भी कि हैं आपके उसमें क्वेश्चन, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये रूट फॉर्म में है, और उसमें यदि आप ये वाले फार्मूले को यूज करेंगे ये वाले को, तो निश्चित कि क्वेश्चन आपके बड़े होंगे, है ना। और हो सकता है कि आप कर भी ना पाएँ, या हो सकता है कि किसी तरह कर लिए तो पूरा टाइम निकल गया। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन कुछ है इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूशन का क्राइटेरिया समझ जाते हैं तो कुछ न कुछ अपना दिमाग स्वयं काम करने लगता है कि यहाँ पे हम ये सपोज कर लें तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये सपोजिंग है।
और 1,00,000 फॉर्म का सपोजिंग होता है, तो लाख का सपोज किस तरह करते हैं वो हम क्वेश्चन में बता देंगे आपको। ओके स्टूडेंट, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आपको, हाँ, ये चीज़ आपको हम इनवर्स जब पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे कि ये दो फार्मूले आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू है तो इस फॉर्म में, इसकी रखना है तो इस फॉर्म में, और ये इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो इस फार्मूले को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। फिर तो जो फार्मूले आएंगे वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री से इंटीग्रेशन भरा पड़ा है, तो इंटीग्रेशन के लगभग इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको इस चैप्टर में अधिकांश क्वेश्चन किस किस तरह के वो बताने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक्सरसाइज कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ आपको हम एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं। तो ये देखिए मैं, हाँ, एक चीज़ तो हम बताए नहीं थे, इंटीग्रेशन का मेन सिंबल ये होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया वो कोई यदि फंक्शन है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होता है। माने जो भी फार्मूले लिखे हैं प्लस सी फॉर्म में तो हम आपको बताए हैं, यदि आप सी भी नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ चलेगा। तो मेन इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर ये है आपका। अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसमें, तो जैसे आपको जब पहला क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक फार्मूला और समझते जाइएगा कांस्टेंट नंबर के लिए। जैसे हम लोग अभी यहाँ हम फार्मूले में क्या लिखे थे, साइन एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला माइनस कास एक्स होता है ना। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स होता है। तो मान लीजिए ये तो होता है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, ए लगा दिया जाए माने कोई कांस्टेंट नंबर, तो उस स्थिति में वास्तव में ये फार्मूले में यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 1 मान के इसको बना, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी 1 को मान के बनाई जाती है। आप कोई भी क्वेश्चन है तो उसका कुछ सिद्धांत तो होते हैं। तो वास्तव में जो लोग हम लोग जो साइन एक्स पढ़ते हैं, कास एक्स पढ़ते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट जो 1 मान के चलते हैं, तो 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए सीधे साइन एक्स बराबर माइनस कास एक्स हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में 1 यहाँ प्रेजेंट रहता है। तो अब 1 की जगह मान लीजिए ए जो लिखा है, तो ए का मतलब ये कि 1 से ज़्यादा नंबर कोई, जैसे 2, 3, 4, 5 यहाँ से लिया गया है। तो मान लीजिए ये यदि है 1 से ज़्यादा बड़ी है वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास एक्स तो लिखेंगे आप, माइनस कास ए एक्स तो लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट नंबर नीचे चला जाता है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो जो भी कांस्टेंट नंबर ट्रिग्नोमेट्री में यदि यहाँ थीटा फॉर्म पे लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि वो इंटीग्रेशन जिस तरह ये है सेम वही है, लेकिन जो भी कांस्टेंट नंबर है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, यदि उसका कोफिशिएंट उसमें है ना 1 से ग्रेटर, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें साइन 2x दे दें, इसका इंटीग्रेशन आ गया, तो इसको आप सीधे माइनस कास 2x/2 लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से है। अब मान लीजिए यहाँ पे साइन 2x+3 दे दिए यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं आप, इसका आप लिख सकते हैं माइनस कास 2x+3/2। ध्यान रखिएगा x का ही कोफिशिएंट नीचे जाएगा, ये नहीं कि ये भी चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा प्लेस पे x का जो कोफिशिएंट होगा वही नीचे जाएगा, जैसे ये, क्योंकि ये तो मान लीजिए सिंगल स्टेप के लिए, मान लीजिए इसमें हम कितनी भी बड़ी नंबर लिख दें, तो उसमें आपका सिर्फ x का कोफिशिएंट ही डिनोमिनेटर में जाएगा। इसी तरह e की पावर x का हम लोग क्या पढ़े हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो हम लोग e की पावर x का e की पावर
एक्स ही लिखते हैं। तो e की पावर x बोलिए या e की पावर 1x बोलिए। अब यहाँ पे 1x की जगह मान लीजिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम लोग e की पावर x ही बोलते हैं। यदि 1 से ज़्यादा होगा तो वहाँ a यूज किया गया है अपने बुक में, ax dx। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर ax तो रहेगा, e की पावर x का यही रहता, लेकिन x का यहाँ कोफिशिएंट a है इसलिए a नीचे जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चनों में ये चाहे कोई भी हो वो लागू होगा। लेकिन अब ये बताने के बाद इसमें धोखा मत खाइएगा कि जैसे हम 2x का इंटीग्रेशन दे दिए आपको तो आप इसका तो करें ही, आप पता चला कि इसका x की पावर 2/2 लिख दिए और ये भी 2 लिख दिए। ऐसा मत कीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल, जब ये किसी ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल या लॉग में लगा हुआ है तब ये इस तरह से होता है। लेकिन यदि सिर्फ पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में इस फॉर्मेट को नहीं लगाएंगे। पॉलिनोमियल मीन्स सिर्फ पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है तो इसका ही होगा, इसमें हमें कोई भी सुधार नहीं करना है, माने xn+1/n+1 ही होगा। लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई क्वेश्चन है तो उसके साथ यदि थीटा फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल के पावर फॉर्म में यदि x लगा हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसका दे दिए हैं तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट तो आप जानते हैं हम बाहर रखते हैं इस तरह से और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 2। तो जैसे डिफरेंशिएशन में पावर घटती है, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। और ये भी ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन में हमारी वैल्यू 0 हो जाती है लेकिन इंटीग्रेशन में वैल्यू 0 नहीं होती है ना, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे 1 का आप करेंगे, यहाँ तो हम नहीं बताए 1 का फार्मूला देख लीजिए, यदि 1 dx है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। ध्यान रखिएगा, यदि 1 है कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन x होगा। ओके, तो यहाँ पे इसका जैसे है तो ये x² हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार। तो x² हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि x की पावर यहाँ क्या है 1 है तो ये हो जाएगा 2। यदि इस फार्मूले में रखेंगे तो n के स्थान पे कितना है 1, तो 1 + 1 है ना अपॉन 1 + 1, तो इसका हो जाएगा ये x की पावर 2/2, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। अब पॉलिनोमियल में कुछ कैटेगरियां हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये मैं लिया हूँ एक पॉलिनोमियल, जैसे x³ + 5x3 - 4/x² लिए हैं। इसका इंटीग्रेशन जैसे हमको करना, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है। और पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ रहे हैं, x की पावर n ही होना चाहिए, माने ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसमें जो इंटीग्रेशन होता है, तो जैसे कोई भी इंटीग्रेशन हो, यदि वो इस फॉर्म में है, मान लीजिए x² x + 3 इसका करना है, तो चूंकि ये जितना भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल प्लस या माइनस से अलग अलग हो रहे हैं। तो यदि कोई भी पॉलिनोमियल हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो या एक्सपोनेंशियल लॉग कुछ भी हो, यदि वो प्लस से या माइनस से अलग अलग है तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है ना, इस तरह से ये। तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग पर्सनल कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ यदि कहीं फ्रैक्शन से ज्वाइंट हो जाए इस तरह से, या इनटू से ज्वाइंट हो जाए, मान लीजिए ऐसे ज्वाइंट हो जाए, है ना,
तो आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और अलग अलग इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए या कुछ भी कीजिए, पर इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, मतलब कि इसका आपको इसमें इंटू करना ही होगा। तो जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, अब देखिए ये पूरा प्लस से अलग हो गया, अब इसका आप इंटीग्रेशन सेम इसी तरह कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी इन दोनों पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी किए हैं इसको, या लेकिन डिफरेंशिएशन में फार्मूला भी होता है, तो f1/f2 हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इसमें हम f1/f2 के समान इसको यूज कर सकते। इसमें आपको इसको अलग अलग करना ही होगा। तो इसको अलग अलग करना होगा, तो मतलब ये एलसीएम फॉर्म कहलाता है इसका। तो चूंकि ये एलसीएम फॉर्म है, तो इस नंबर को इनके सभी के साथ हम अलग अलग लिख सकते हैं। माने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x³ x² -4/x²। ये फिर इसी को आगे सिंप्लीफाई भी कर लें, क्योंकि अभी तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। और इसको हम कब सॉल्व करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, x⁴n, मतलब कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ही x आ जाना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में है तो उसको भी आपको ऊपर ही आगे ले जाना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये है, तो ये x हो गया, ये 5x हो गया, है ना, ये पावर कटेंगे तो x, और ये वाली वैल्यू 4x की -2 हो गई, नीचे है तो ऊपर कर ली। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट में आ गए, माने कि ये वैल्यू जो है क्या है, अलग अलग हो गई, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। यहाँ हम सेम लिख दिए हैं, पर आपको एक एग्जांपल हम बताए हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं। मान लीजिए यहीं पे ऐसा दे दिया हो, ऐसा, तो इसको भी आपको किसी न किसी तरह हटाना ही पड़ेगा, तभी इसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो निश्चित है क्वेश्चन में फंसोगे। तो इसका भी अभी हम एग्जांपल लेंगे। तो आपको ये फंडामेंटल तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन के अनुसार आपको बताते हैं, जो इसमें मेन हम लिए थे वो आपको यहाँ हम बताए हैं। अब जैसे इसको इंटीग्रेशन करना, इसको तो हम ऑलरेडी बता दिए थे, फिर भी अब लिख दिए हैं। तो देखिए sin ax, तो हम यहाँ जैसे साइन का ले लिए एग्जाम्पल, तो साइन है, कास है, टेन है, सेक है, को ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी रेशियो हो, सभी के लिए ये फॉर्मेट लागू है। तो यहाँ कास हो सकता है, भले इसके अंदर कोफिशिएंट कोई है, उसको जिस फॉर्मेट में बताए हैं उसी तरह आपको करना है। ये तो जैसे ये साइन का हो गया -cos ax/a, है ना, प्लस c लगा सकते हैं इस तरह आप। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर दो sin ax प्लस b dx, तो साइन, तो इसका हो जाएगा -cos ax प्लस b/a, ये हो जाएगा। एक प्रकार से फार्मूला ही है, आपके बुक में दिया भी है ना। तो इसको हम फार्मूले में ना लेके आपको एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में। तो चाहे फार्मूला मान के चलिए या कोई सिंपल सा क्वेश्चन मान के चलिए। अब ये जैसे e⁴ax dx, तो इसका e⁴ax का e⁴x से होता है, x का कोफिशिएंट है, तो ये लग गया, ये हो गया, प्लस c लगा सकते हैं आप, ये हो गया। इसके बाद इसमें ये वाला है 4 नंबर हो गया, तो x³ प्लस 5x³, यहाँ हम 4 लिखे दे रहे हैं, x4 5x³ -4/x² dx, ये है जैसे। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को इनके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, पर ये भी ध्यान रखिए यदि क्वेश्चन ऐसा लिखा है x⁴ प्लस 5x³/4, तो इसको आप इसके साथ अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। पता चला कि हम ये बता दिए आप x² 4, फिर x²
इस तरह से लिख लिए, पूरा चौपट कर लिए। माने सिर्फ इस फॉर्मेट के लिए ऐसे नहीं है, इसको इसके साथ अलग अलग नहीं लिख सकते कि पता चला आप ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी तरह से गलत है। आपको इस फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन है, यदि यहाँ कोई पॉलिनोमियल दिया है ना, और उसकी स्टेप क्वाड्रेटिक बन रही है या लीनियर ही बन रही है, तो उसको आप ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो ये हुआ। अब इसको हम इसके साथ अलग अलग लिख सकते हैं वैसे। तो जैसे x की पावर 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 5x डी एक्स 4x की पावर -2 डी एक्स, ये आ गया। अब इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो x n+1/n+1 लग जाएगा इन सभी में। अब यहाँ जैसे आपसे जब बनने लगेगा तो ये डिटेल करने की जरूरत नहीं, जैसे ये एक ही बार में बनाइए, पूरा इकट्ठा लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x 3/3, है ना। इसमें पावर क्या होती है, बढ़ती है। ये डिनोमिनेटर में भी आ गया, इस फार्मूले को भी यूज किए तो। फिर 5x² आ जाएगा x का 4। अब ये देखिए पावर चूंकि निगेटिव है तो -2 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/-1। तो ये आया आपका आंसर, x 3/3 प्लस 5/2 x², देखिए ये प्लस हो जाएगा 4/x आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन। अब c आपके ऊपर है ना, पर ध्यान रखिएगा कि c होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 5th नंबर में देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिए हमने, ये अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान रखिएगा यदि कोई क्वेश्चन रूट फॉर्म में दिया है उसे एक्सपोनेंशियल बदलिए, है ना। रूट का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसे एक्सपोनेंशियल में बदलना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो रूट है तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो यदि वो रूट फॉर्म में है तो आगे उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लीजिए। आपको पता है रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, या कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए फिर कीजिए। तो हम सिंप्लीफाई मतलब एलसीएम लेके भी करेंगे तो भी आ जाएगा। एलसीएम लेके करेंगे तो ये x हो जाएगा 1/√x आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में और फंस जाएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट दिया है प्लस माइनस से, तो हमें यहाँ इसको एलसीएम नहीं लेना चाहिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम इसको 1/2 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। फिर ये ऊपर होना चाहिए, न्यूमरेटर के लिए है x की पावर n, तो x 1/2 dx माइनस x की पावर -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो x फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 n+1, ये फार्मूला होता है। n का मतलब जो पावर दी गई हो। तो यहाँ पे n कितना है, n ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 1/2 + 1 लिखेंगे, 1/2 + 1। इसी तरह से इस वाले में x -1/2 + 1
और -1/2 + 1 लिखेंगे। ये अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 फिर माइनस x की पावर 1/2 अपान 1/2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया है ना। इसके बाद 2 को ऊपर कर देंगे, माने 2/3 कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखिए, यदि ये रूट फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल में आगे चेंज कीजिए। ये हुआ। अब अगला है इसमें ये वाला। इसमें देखिए हम इनटू फॉर्म में ले लिए, माने जितने टाइप के आपके क्वेश्चन हैं उस टाइप के हम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। तो ये 1 - x ये इनटू फॉर्म से है, तो इसका भी आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इनटू में है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम इसको करते हैं। लेकिन चूंकि बहुत सामान्य क्वेश्चन है तो इसको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो इसका आगे क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे। तो ये x - x² आया ये। अब क्योंकि प्लस माइनस से अलग हो गया तो ये मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा x3/3। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये देखिए, यदि आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये पूरा ले लिए हैं। 7 नंबर में अब क्या लिखे हैं, sin x cos x e⁻x ax। इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो sin x का क्या होता है, -cos x होता है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में sin का cos पॉजिटिव होता है। तो अभी हम क्या बताए हैं कि हमेशा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट होता है। तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, -cos x। cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। e⁻x का वही रहेगा, और x का क्या हो जाएगा, x²/2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। 7 नंबर हुआ। इसके बाद 8 नंबर में ये है sec x + 10x dx। अब देखिए यहाँ पे sec x 10x दिया है, तो इसमें भी ये इनटू फॉर्म से तो डायरेक्ट नहीं होगा, फार्मूला भी अभी लिखाए हैं आपको। तो sec x का कोई भी आइडेंटिटी नहीं है कि जो sec x का इंटीग्रेशन बता रहा हो। sec² का है लेकिन sec x का नहीं है। तो इसमें देखिए आगे इसका हम इसमें इनटू करेंगे, तो ये हो जाएगा sec²x और ये हो जाएगा sec x 10x। ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इन दो sec² का भी इंटीग्रेशन होता है, इसका भी होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी ही हम दिखाए हैं आपको। तो ये sec² dx और ये sec x 10x dx। तो sec² का क्या होता है, 10x होता है। sec² का इंटीग्रेशन 10x, और sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x + c। तो इसका आंसर ये हो गया। तो sec x 10x का sec x होता है। ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ फंडामेंटल कुछ फार्मूले भी बता दिए। तो आपको अब कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। अब तो एक्सरसाइज ऑलरेडी लेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन यदि आप समझ रहे हैं तो हम जो भी बताएंगे तो आपको इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा यदि आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तभी, नहीं तो इंटीग्रेशन दिमाग से बाहर ही जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल की आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद हो, है ना। तो बहुत सारी तो आपको ऑलरेडी याद ही होगी कुछ, क्योंकि इन्वर्स में भी हम लोग यूज किए हैं, और कुछ खास दो ठो तो ऑलरेडी ना अभी बताए हैं। अब आपको sin c + d या a + b वाली आइडेंटिटी
याद रखना है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इसमें बहुत ही यूज है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन की जो आइडेंटिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।